हेलो गाइस, वेलकम टू फिंगरप्रिंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि इंटरफेस के 3 पार्ट होते हैं, G1, S और G2, और माइटोटिक यानी M फेज से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 2 फेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो आज हम लोग इंटरफेस का जो पहला पार्ट है G1 फेज, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जीवन फेज कहाँ था, मैं एक बार आप लोग को फिर से रिविजन करवा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम है। 95% कौन ले जाता है, इंटरफेस, और 5% एम फेज, एम फेज 5%, और ये ले जाता है 95%। इसके 3 पार्ट थे, G1, S और G2 फेज। तो ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। G1 फेज में क्या होता है, ये प्रिपरेटरी फेज है, तो सेल्स में क्या प्रिपेयर करता है। ओके, तो इसके हम लोग ग्रोथ फेज 1 कहते हैं। ग्रोथ फेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल जो है ग्रोथ करता है। यहाँ पे क्या होता है, सेल जो है वो ग्रोथ करता है। ग्रोथ का कहने का मतलब है कि सेल अपने साइज को इंक्रीज करता है, सेल अपने साइज को इंक्रीज करता है, अपने न्यूक्लियस का जो उसका साइज होता है, न्यूक्लियस के साइज को वो इंक्रीज करता है। उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ों की सिंथेसिस कराता है, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की सिंथेसिस कराता है। आरएनए सिंथेसिस को हम लोग कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। इन सारी चीज़ों की ये जीवन फेज सिंथेसिस कहते हैं, मतलब इन सब चीज़ों को ग्रोथ करवाता है। और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स वो जीवन फेज में ग्रोथ करते हैं, मतलब डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ जीवन फेज को हम लोग क्या कहें, ग्रोथ फेज 1, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, इट माइट प्रोटीन, इट माइट आरएनए सिंथेसिस कराता है। ठीक है, तो ये जीवन फेज क्या होता है, तो ग्रोथ फेज 1। ग्रोथ फेज मतलब यहाँ पे सब कुछ की ग्रोथ होती है, जैसे हम लोग देख सकते हैं न्यूक्लियस का ग्रोथ होता है, मतलब न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होता है, सेल अपना साइज इंक्रीज करता है। सेल का साइज इंक्रीज करने का मतलब है साइटोप्लाज्म, इसका क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज करता है। ओके, नाउ गैप फेज 1। ये गैप फेज क्यों कहते हैं, देखिए एस फेज में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, और एम फेज इज ऑब्वियस, इट इज फॉर डिविजन ओनली। तो ये भी डीएनए से रिलेटेड है, यहाँ पे भी डीएनए से कुछ सिंथेसिस होगा। तो इन दोनों के बीच में ये और ये क्या है, गैप है। दैट वाई वी कॉल दिस जीवन फेज एज गैप फेज 1। अब तीसरा नाम, इसको हम लोग एक और नाम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज 1। पोस्ट मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, माइटोटिक फेज है, मतलब ये यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस के भी 4 पार्ट होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, तो पोस्ट माइटोटिक पे हम लोग थे। तो पोस्ट माइटोटिक क्या हुआ, माइटोसिस ये हुआ, उसके पहले आता है, तो पोस्ट माइटोटिक गैप फेज 1 बोलते हैं। पोस्ट माइटोटिक हुआ और एक तरह से गैप फेज है, तो वी कॉल इट गैप फेज 1। ओके, नाउ नेक्स्ट जीवन फेज इज ओवर। हाँ, एक और बात इसमें, अगर सेल फ्रिक्वेंटली डिवाइड करेगा, मतलब बार बार हर समय वो डिवाइड कर रहा है, डिवीजन में जा रहा है, तो उसका जीवन जो होगा ना वो शॉर्टर होगा। ठीक है, और अगर सेल फ्रिक्वेंटली डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसका जीवन जो है क्या होगा, लॉन्गर होगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इफ सेल फ्रिक्वेंटली डिवाइड, अगर सेल फ्रिक्वेंटली डिवाइड कर रहा है तो उसका जीवन क्या होगा, शॉर्टर। वहीं अगर सेल फ्रिक्वेंटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तब उसका जीवन क्या होगा, लॉन्गर। ओके, इसको हम लोग जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट वेरिएबल फेज होता है। ओके, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, और ये इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंटरफेज तो वैसे ही सबसे लॉन्गेस्ट है, माइटोटिक से भी लॉन्गेस्ट इंटरफेज है। अब इंटरफेज में भी जो लॉन्गेस्ट है वो कौन है, आपका जीवन फेज है, सबसे बड़ा फेज है। आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर विथ डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको, जीवन सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दिस वन इज द longest phase. Now next is the S phase. What about S phase? S phase is called as the invisible phase. हम लोग S phase को क्या कहते हैं, invisible phase. S phase
इट इज कॉल्ड एज एन इनविजिबल फेज। इनविजिबल फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फेज में हम लोग को जो डीएनए सिंथेसाइज होता है हम लोग को वो दिखता नहीं है, मतलब इस फेज में कौन सा चेंजेस हो रहा है ये हम लोग को नहीं दिखता है। और मेनली इसमें होता क्या है, इनविजिबल फेज कहते हैं, समझेंगे हम लोग आगे क्यों कहते हैं, आगे जब हम लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे ना तब ये क्लियर हो जाएगा ये बात। इट इज कॉल्ड एज इनविजिबल फेज। प्लस इसमें यहाँ पे होता क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ हेयर इज दैट इट सिंथेसाइज डीएनए। यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होता है, डीएनए सिंथेसाइज होता है, यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और डीएनए का सिंथेसिस होता है तो क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, बट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मैंने पहले भी बताया था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कंडीशन, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं लेकिन उसका डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मेरा ये है एक क्रोमोसोम है यहाँ, ये किसमें गया, रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन में जाने के बाद इसमें क्या होता है, ये मेरा रेप्लिकेशन में गया, क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर, मैंने सारा कुछ बता दिया है पहले ही। तो ये रेप्लिकेट होगा, तो अभी इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक ये, तो 1 1 हो गया, तो कितना हुआ 2n। इसके डीएनए कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 2c। लेकिन जब ये रेप्लिकेशन हुआ, मतलब डीएनए जब सिंथेसाइज किया, डुप्लीकेट हुआ, इस कंडीशन में डीएनए सिंथेसाइज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, सॉरी राइटिंग गंदा हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम बट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स गेट डबल्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ, ये एक हुआ, ये n, तो ये 2n होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट डबल हो जाएंगे, यहाँ 2c है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4c, डबल हो गया ना, 1 2 3 4, 4c बन गया। n is for number of chromosomes and c is for जितना उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये शायद क्लियर हो गया होगा, ये बहुत ज़्यादा आसान है, मैंने इसे पहले भी डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बनता है, इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हिस्टोन प्रोटीन। हम लोग का जो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस यही होता है, हिस्टोन प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो यही होती है। सॉरी, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, जो डीएनए का पैकेजिंग कराता है, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस यही होता है। प्लस यहाँ पे जो सेंट्रियोल है, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सेल में एक सेंट्रियोल होते हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में फाउंड होते हैं। तो ये सेंट्रियोल जो होता है जिसके अंदर सेंट्रोजोम्स होते हैं, सेंट्रियोल भी यहाँ पे डुप्लीकेट करता है, गंदा लिखे है मैंने, सेंट्रियोल जो यहाँ पे डुप्लीकेट करता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। मतलब एस फेज में मेनली क्या होता है, पहले डीएनए का सिंथेसिस होता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस जो डीएनए को पैकेजिंग करता है, और प्लस यहाँ पे एक सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल यहाँ डुप्लीकेट नहीं करता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हम लोग बात करते हैं G2 फेज के बारे में। तो G2 फेज वो भी गैप ही फेज है एक तरह के का, जो एस फेज के बाद होता है और माइटोटिक फेज के पहले होता है, तो इसको हम लोग प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लें अभी फटाफट। तो G2 फेज यानी कि ग्रोथ फेज 2, गैप फेज 2, और इसको हम लोग बोलते हैं प्री। प्री मतलब पहले, माइटोटिक फेज से पहले आता है ये फेज। जैसे हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारा इंटरफेज है, ये हमारा एम फेज है, यहाँ G1, यहाँ S, ये G2, और ये हम लोग का माइटोटिक फेज। ये हमारा क्या है यहाँ पे माइटोटिक फेज है। तो ये माइटोटिक G2 फेज कैसे आया, माइटोटिक फेज से पहले आया। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद, क्लियर। तो इसको हम लोग पोस्ट सिंथेटिक फेज ही बोलते हैं। प्लस यहाँ पे डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो यहाँ पे रुक जाता है। यहाँ पे क्या होता है मेन फंक्शन, कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे होता है कि आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू, मतलब जो वहाँ पे एस फेज में आने के बाद जो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस जो रुक गया था वो यहाँ पे कंटिन्यू होता है। तो आरएनए एंड प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो कंटिन्यू हो जाता है।
सिंथेसिस क्या होता है यहाँ पे, कंटिन्यू हो जाता है, मतलब चलने लगता है वापस से, जो एस फेज में रुक जाता है। और इस देखिए जो काम G1 फेज में होगा वही सेम टू सेम G2 फेज में भी होता है, ठीक है। और एस फेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन एंड सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। लेकिन जब वो जैसे G2 फेज में एंटर करता है वहाँ डीएनए डुप्लीकेशन रुक जाता है। रुकने के बाद क्या होता है कि वापस से जो G1 फेज में काम चलता है वो वापस से G2 फेज में होने लगता है। तो आरएनए और प्रोटीन का यहाँ पे सिंथेसिस होता है। और वहाँ पे हम लोग पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, लेकिन यहाँ पे आप याद कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एंड क्लोरोप्लास्ट, ये जो यहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं, डुप्लीकेशन। वहाँ अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, देन यू विल मार्क G1 फेज। लेकिन जहाँ पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एंड क्लोरोप्लास्ट वेयर दे आर डुप्लीकेट, तो दे आर डुप्लीकेटेड इन G2 फेज। ओके, यहाँ पे एक और प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन आखिर है क्या। ट्यूबुलिन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, जो स्प्लिंटर फाइबर्स पढ़ेंगे हम लोग, उसको बनाने में जो हेल्प करता है उसका सिंथेसिस भी यही होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द G1, S एंड G2 फेज। After completion of interphase G1, S and G2 phase, the three parts of interphase, we will go to M phase. M phase क्या होता है, उसमें M यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है दोनों चीज़ का, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस डिविजन, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटरफेस दोनों का सेम रहता है, ये बात भी है कि माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, उसका जो प्रिपरेटरी फेज है यानी कि उसका जो इंटरफेस है वो सेम रहता है। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ M phase. M here represents for mitosis, M here represents for meiosis. तो चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो माइटोसिस आखिर होता क्या है। माइटोसिस एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, माइटोसिस एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है इन विच, एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें सेल जो है, सेल डिवाइड टू identical daughter cells, two identical daughter cells। आइडेंटिकल डॉटर सेल्स कहने का मतलब ये है कि एक सेल है वो अगर डिवाइड कर रहा है, मतलब वो आइडेंटिकल, मतलब उन दोनों में कोई डिफरेंस मेनली रहता ही नहीं है माइटोसिस डिवीजन में। अब लोग इसे याद कर सकते हैं, मियोसिस और माइटोसिस काफ़ी सिमिलर है, लोग कंफ्यूज हो जाता है। अब ऐसे याद कीजिए, माइटोसिस टॉसिस यानी कि आइडेंटिकल, TI मतलब बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैसे आप याद कर सकते हैं कि उसमें आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होंगे दोनों, तो वो माइटोसिस होगा, ठीक है। ऐसे अगर कुछ कुछ ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करें अपने पढ़ाई में तो बहुत ईजी हो जाता है हम लोग की पढ़ाई को, ऐसे इतना सब कुछ याद रखना इट्स नॉट क्वाइट ईजी। सो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, माइटोसिस। तो उसके बाद इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन भी, क्योंकि ये आइडेंटिकल तो खुद से भी होते हैं प्लस अपने पेरेंट्स से जहाँ से वो बन के आते हैं, पेरेंट्स से भी ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, पेरेंट्स से भी ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, पेरेंट्स से भी वो सिमिलर होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसे मेनली क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। मतलब पूरा सब कुछ क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब सब कुछ क्या है, इक्वेशन है, मतलब इक्वल है, सॉरी इक्वेशन बोल दिया मैंने। ओके देन, इक्वेशन का कहने का मतलब ये है कि इसका जो डीएनए होगा, डीएनए और इसका सॉरी क्रोमोसोम नंबर और डीएनए, क्रोमोसोम नंबर और डीएनए वो दोनों क्या होता है, सेम होता है, चाहे वो दोनों डॉटर सेल्स में हो चाहे वो पेरेंट्स में हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि आखिर ये पहली बार किसने डिस्कवर किया, कौन वो महान शख्स हैं जिन्होंने इस माइटोसिस को लाया। तो प्लांट्स में पहली बार जो लाए थे उनका नाम है स्ट्रैटसबर्ग, स्ट्रैटसबर्ग। एंड जो एनिमल्स में लाए थे उनका नाम था फ्लेमिंग। और इस टर्म को, माइटोसिस टर्म को जिन्होंने कॉइन किया था वो भी फ्लेमिंग ही थे, कॉइन द टर्म, ठीक है। जो इस टर्म को कॉइन किए थे उनका नाम भी फ्लेमिंग ही
था। अब ये होता कहाँ है प्लांट्स में, तो मेनली ये आप लोग को ये ज़्यादातर ये डिप्लॉयड सेल्स में होता है, लेकिन प्लांट्स में जैसे मेरिस्टेमेटिक जहाँ पे ग्रोथ कर, जैसे रूट टिप हो गया, शूट टिप हो गया, उन सब जगह पे प्लांट्स में पाए जाते हैं। और एनिमल्स में ये सोमैटिक सेल्स, यानी कि हम लोग का सेल दो होता है, एक सोमैटिक यानी कि बॉडी सेल्स और एक जर्म लेयर, जर्म सेल्स, जर्म लेयर जैसे हम लोग कह सकते हैं, जर्म लेयर। जैसे देखिए सेल्स है, सेल्स दो होता है, एक सोमैटिक सेल्स होता है यानी कि बॉडी का सेल्स, बॉडी सेल्स, और एक होता है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मीन्स रिलेटेड टू गैमीट्स वगैरह, एंड बॉडी सेल्स जो हम लोग का बॉडी पूरा बना हुआ है जिस सेल से, वो हो गया। तो उसमें क्या होता है ना कि वो मेनली डिप्लॉयड होते हैं। तो सोमैटिक बॉडी सेल्स यानी कि हम लोग का बॉडी जो बना है वो किससे बना है, सोमैटिक सेल्स से, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में। डिप्लॉयड मैंने आगे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, तो ये डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। डिप्लॉयड जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं एम्ब्रायो डेवलपमेंट में, एम्ब्रायो डेवलपमेंट में, एम्ब्रायो का जब डेवलपमेंट होता है उसके बाद ये और पाया जाता है आपको कहाँ, स्किन में, बोन में, बोन मैरो का जो डेवलपमेंट होता है मेनली बोन्स वगैरह में, बोन का जो हड्डी वगैरह होता है ना, बोन मैरो, उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर जो ये, एक मिनट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट में, स्किन में, ठीक है, इन सब जगह ये पाया जाता है। डिप्लॉयड में मतलब जितना भी सोमैटिक सेल्स है, बॉडी सेल्स है, जो जो डिप्लॉयड कंडीशन में, उसमें ये पाया जाता है। क्योंकि डिप्लॉयड है तभी वो डिवाइड करेगा और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, मैं अच्छे से और समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये न्यूक्लियस सेल है, उसका ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, इसमें एक डिप्लॉयड सेल्स है, ठीक है। ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये ऐसे गए, ये ऐसे गए, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 है, इससे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बने, ये दोनों जाएंगे और एक जाएंगे इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, मतलब जो डीएनए का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं डॉटर सेल के, और प्लस उसके अंदर डीएनए का जो कंटेंट रहता है वो मैच करता है। अब एक दूसरा कंडीशन है कि प्लांट्स में डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों में पाए जाते हैं, डिप्लॉयड में भी और हैप्लॉयड में भी प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और एनिमल्स में तो मैंने सिर्फ कहा डिप्लॉयड में, पर एक एक्सेप्शन है कि हैप्लॉयड पाया जाता है कहाँ, हनी बीज में। इसका एक एक्सेप्शन भी है, हनी बीज, मतलब जो ड्रोन होते हैं, मेल वाला जो होता है ड्रोन पार्ट, उसमें ये हैप्लॉयड कंडीशंस होते हैं। हनी बी जो कि एक ड्रोन है, मेल हनी बी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेल ड्रोन, वो उसमें ये हैप्लॉयड कंडीशन पाया जाता है। तो मेनली हमने क्या देखा कि एम फेज दोनों हो सकता है, माइटोटिक भी और मियोसिस भी, ठीक है। तो माइटोसिस में जो होता है वो क्या होता है, सेल डिवीजन, जिसमें सेल जो डिवाइड करता है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, ठीक है। इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि डॉटर सेल्स, पेरेंट सेल्स दोनों का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए कंटेंट इक्वल होता है। उसके बाद इसको कॉइन किसने किया था, इस टर्म को कॉइन किया था प्लांट्स में स्ट्रैटसबर्ग ने पहली बार ढूंढा था एक्चुअली, और एनिमल्स में फ्लेमिंग ने। और इस टर्म को कॉइन किसने किया था, माइटोसिस को फ्लेमिंग साहब ने किया था। हमारे बॉडी में सेल, अब देखो प्लांट्स में ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों होते हैं, हैप्लॉयड भी हो सकता है, डिप्लॉयड भी हो सकता है, जैसे रूट टिप्स पे। और एनिमल्स में किसने किया था, फ्लेमिंग साहब ने किया था। तो एनिमल्स में मिलने क्या होता है, डिप्लॉयड ही रहता है, ये सिर्फ डिप्लॉयड रहता है। बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, हैप्लॉयड। एक्सेप्शन क्या है, हैप्लॉयड में किन्होंने किया था, ये किस में पाया गया था, ये ड्रोन में, यानी कि हनी बीज में पाया गया था। और सेल्स दो होते हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स, बॉडी सेल्स, जर्म सेल्स मैंने जो बताया, जर्म्स फॉर गैमीट्स एंड सोमैटिक सेल्स जो हमारा बॉडी सेल्स जो बना हुआ है वो है। सो अब इसके बाद एक और माइटोसिस में, ये तो हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में, इसमें एक और आता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होता है, मैं थोड़ा सा बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फटाफट, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है एम फेज क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, काइनेसिस, और एक होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मेनली साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, वो जो हम स्पेशली पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। कैरियोकाइनेसिस में मेनली 4 होता है, प्रोफेज,
मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। टेलोफेज यानी कि टर्मिनल फेज जो हम लोग का होता है वो ही हुआ, जिसमें से प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज है और एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। और बाकी साइटोकाइनेसिस तो साइटोप्लाज्म जैसे डिवाइड करता है वो वैसे ही डिवाइड करेगा। So we will continue with prophase, metaphase, anaphase and telophase of mitosis in the next lecture. Please like, share and subscribe. Thank you.